एग्जाम में भी नहीं आएगा। डिफेंडर हो, एक्सेप्टर हो, फॉर्चुनर हो, इसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो होगा ना इसका क्या होगा, हाँ। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले अपन कवर करेंगे, पहले अगस्त 2023 से स्टार्ट करेंगे। अगस्त 2023 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में इसको पूरा अपन अगस्त 2024 तक हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो क्या सितंबर में एग्जाम है तो अगस्त का करंट अफेयर आना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल थोड़ा एसएससी भी तेज हो गया है, बैंक के जैसे हो गया है, तो वो ले लेता है। वरना पैटर्न ये होता है कि अगर मान लो सितंबर में एग्जाम है तो 30 जुलाई या 31 जुलाई वहां तक ही करंट अफेयर आना चाहिए। मैं वही था मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो तो फिर कुछ भी पूछ लो वाली कहानी है। हाँ, तो जितनी भी बड़ी घटना है, छोटी घटना है, वो सारी अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको पीछे का। उससे पीछे का नॉर्मली 1 साल का होना चाहिए करंट अफेयर। कई बार ये लोग क्या करते हैं, 2 साल 3 साल कुछ क्वेश्चन एसएससी को छुड़वाने भी होते हैं, हर एक एग्जाम में छुड़वाने के होते हैं। समझ गए? कोई भी पेपर बनाने वाला, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कभी भी वो नहीं चाहता कि बच्चा 100% अटेम्प्ट करके आए। समझ गए? इसलिए कुछ क्वेश्चन हमेशा छोड़ने के लिए डाले जाते हैं। अब 2017-18 का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको लगता है कि कोई 3 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाएगा या कोई 8 साल का पढ़ के जाएगा? मान लो 2020 का पूछ लिया, 22 का पूछ लिया, कौन 2022 का पढ़ के जाएगा? अगर पढ़ के जा रहा है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन के पीछे 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के अपने 10-20 घंटे लगा दिए, 50 घंटे लगा दिए। समझदारी हुई? नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर यूपीएससी है तो 2 साल, और यूपीएससी नहीं है, ठीक है, एसएससी है तो 1 साल, और बैंक है तो 6 महीने। इस तरीके से करंट अफेयर कवर करना होता है। बैंक में सिर्फ 6 महीने। ठीक है, बैंक में तो 4 दिन पहले जो हुआ है ना उसका भी पूछ लेते हैं। तो अब अपने को एसएससी के हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से 1 साल का करंट अफेयर है जो कि कवर करना है। ठीक है, इसके अंदर से आपको 80 to 90% क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, है ना, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको इसी 1 साल के अंदर देखने को मिलेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि आपको बहुत पुराना, या फिर 2020, 21, 22, 23, जो कि छोड़ने के लिए उस पर मत्था मारना नहीं हो। ठीक है, उसको छोड़ देना है चुपचाप से, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि अगस्त 2023 के महीने में हुए हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से इवेंट है। पेपर का पैटर्न आपको मालूम ही होगा, अगर पहले अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है और उसका ABCD आपके पास में। ठीक है, एसएससी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। A B ABC ABD, जब इस तरीके के करंट देखें यूपीएससी में या सीडीएस के एग्जाम के अंदर, है ना, सीडीएस में आते हैं कि A सही है या AB सही है या ABC सही है। वो दिए हैं, जानबूझ के दिए हैं, वो तो आपको थोड़ा सा, आपको, मैं तो पॉलिटिकल तो पहले मैंने करवाए वही वाले हैं सारे के सारे, ताकि आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाए। बाकी एग्जाम में वो स्टेटमेंट बेस्ड वाले नहीं आते, अभी तक तो नहीं आते, लास्ट ईयर भी देखोगे तो नहीं मिलेगा। समझ गए? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ऐसे वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? जो एसएससी के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा डेप्थ तक पढ़ना पड़ता है आपको हर एक टॉपिक, क्योंकि 3 स्टेटमेंट आ गए। मान लो कल को आ गया युद्ध अभ्यास, अब युद्ध अभ्यास के बारे में 4 लाइनें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो पाएगा। वो हमारे एग्जाम का पैटर्न नहीं है। वो होता है आपको जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि असिस्टेंट कमांडर, सीडीएस, और साथ में सिविल सर्विसेज, वहीं पर ये सवाल आते हैं। ठीक है, बाकी जगह नहीं आता। हमारे वाला जो पैटर्न है वो सिंपल है। हमसे वो पूछेगा एक लाइन के अंदर क्या है, और ABCD में से एक टिक मार्क करना है। समझ गए? तो हम उतना ही नॉलेज लेंगे जितना कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले, हाँ, आसाम के अंदर एक सबसे बड़ा नीलांचल फ्लाईओवर है जो कि बना है। ये लिखते रहना, लिखते भी जाना, पॉइंट बना लो उसको। अगस्त 2023 लिख लो ऊपर, अगस्त 2023। आसाम के अंदर एक लॉन्गेस्ट आसाम का नीलांचल फ्लाईओवर है जो कि बना है। इसकी लेंथ है 2.53 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और 400-500 करोड़ रुपए का बजट है। ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे नीलांचल के बारे में। नीलांचल फ्लाईओवर जो है ये कौन से राज्य के अंदर इसको बनाया गया है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आसाम के अंदर है जो कि इसको बनाया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है।
2.53, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। 2.53 हो 63 हो कोई बात नहीं, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। दूसरा चंद्रयान 3, आपको मालूम ही है 23 अगस्त को हमने क्या मनाया, नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे जो, हाँ ये से स्टार्ट हुआ है, करंट अफेयर्स है, 2 अगस्त 2023 का। ठीक है। तो चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, है ना। हम कौन सा कंट्री बने थे, चौथा कंट्री बन गए थे जिसने लैंडिंग करवाई थी साउथ पोल पे मून की, है ना। उससे पहले कौन कौन से, यूएसए, रशिया और चाइना, 4 ही कंट्री हैं जो कि करवा पाए, है ना। इसका हमारे रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, है ना। और हमने, प्रज्ञान ने जो है वो सल्फर की पुष्टि है जो कि करी थी कि सल्फर है जो कि वहां पे अवेलेबल है। इससे फायदा क्या होगा, हमें मून के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी, कैसे बनाए, क्या बनाए, क्या पेड़ पौधे उग सकते हैं फ्यूचर में, और हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सल्फर के होने से, हमें ये सारी जानकारी मिलेगी। क्या चीज, नहीं नहीं, साउथ पोल पे भी कर चुके हैं, साउथ पोल पे भी कर चुके हैं। हमारी कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है। तो साउथ पोल के ऊपर चाइना, यूएसए, रशिया, चौथा कंट्री है जो कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पे हमने इसको करा था। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग। साउथ, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो, चांद के ऊपर तो बहुत भेज चुके हैं। सबसे पहले तो शुरुआत 1962 से अपोलो से हो गई थी। अपोलो जो मिशन थे 11, सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई थी, यूएसए ने करी थी। ठीक है। 59 से लेकर 62 के बीच में अपोलो के बहुत सारे मिशन हुए थे, जिसके अंदर मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 एस्ट्रोनॉट अमेरिकन ही आज तक मून के ऊपर कदम रख पाए हैं। सबसे पहले जो गए थे अपोलो 11 से गए थे, और क्या क्या नाम था, आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद में साथ में दूसरा कौन था, आर्मस्ट्रॉन्ग था, एक कॉलिन करके था, कॉलिंस, और एक तीसरा आदमी नाम, 3 लोग गए थे। नहीं नहीं, तीन तीन लोग थे, एक तो कॉलिंस था, एक आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, और एक और बहुत फेमस सा नाम है, ठीक है मिस हो गया वो। तो 3 लोग गए थे। उसके बाद में 1962 तक जो है वो अपोलो मिशन हुए, उसके बाद में बंद कर दिए गए। उसके बाद चांद में आज तक कोई भी किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। ठीक है। ये सारे जो मिशन हो रहे हैं ये साउथ पोल पे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि साउथ पोल के ऊपर काफी सारा मिनरल है जो कि माना जाता है नीचे वाले चांद के। और वो अगर मान लो कोई कंट्री वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट करने लग गया, उस एरिया को मान लो उसने थोड़ा अपना बेस बना लिया, तो फ्यूचर में उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जो कि उसको मिल सकते हैं। तो चांद के ऊपर बहुत सारा मिनरल है। ठीक है, इसीलिए ये सारे काम करे जा रहे हैं साउथ पोल की तरफ। ठीक है। चलिए, तो चौथा कंट्री था हम लोग जो हमने इस मिशन को सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से हमने इसको कंप्लीट करा। ठीक है, चौथा भारतीय कंट्री है जो कि बना था। एक एक्सरसाइज हुआ ब्राइट स्टार 2023, ब्राइट स्टार। ये ब्राइट स्टार किसके द्वारा करवाई गई, इजिप्ट के द्वारा है जो कि इसको करवाई गई। एक सवाल आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में से पक्का मिलेगा, हम लोग बहुत सारे युद्ध अभ्यास करते हैं ना, ठीक है, तो एक या दो सवाल आपको इससे जरूर मिलेंगे। तो ये तो इजिप्ट के द्वारा करवाया गया, कई सारे कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है। इसी प्रकार से प्रणय, प्रणय एक बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, जिन्होंने अभी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप लास्ट ईयर 2023 के अंदर है जो कि यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने कांस्य पदक है जो कि जीता था। ठीक है, इसको करवाया गया था कहाँ पे, डेनमार्क में इसको आयोजित है जो कि करवाया गया था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। प्रणय, एक आधे सवाल ये भी आ जाता है कि प्रणय कौन से खेल से संबंधित है ना, इस तरीके से भी एक आधे सवाल है जो कि पेपर में कई बार बना देते हैं। नेशनल स्पेस डे का सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो कि मनाया जाता है ना। और ये कौन से रॉकेट से भेजा गया था, चंद्रयान 3, लॉन्च व्हीकल कौन सा था, PSLV, GSLV, LVM 3, बिल्कुल सही है ना। तो LVM 3, ये PSLV GSLV से भी ज्यादा हैवी रॉकेट है जो कि लेके जा सकता है, एडवांस वर्जन है LVM 3। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया, ये लिख लिया।
लिख लिया? चलो आगे एक रोबोट अपोलो, लिख लिया था क्या? लिख लिया ना पीछे वाला? अरे हाँ पक्का। ठीक है अपोलो। अपोलो क्या है, एक रोबोट है। हाँ तो अपोलो क्या है, एक रोबोट है जो कि बनाया गया है ना। ये इंसान के साथ में मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एक ऑस्टिन अमेरिका की कंपनी है, ऑस्टिन के शहर की, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछे अपोलो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक रोबोट है जो कि इंसान के साथ में काम करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका के द्वारा उसको बनाया है। अमेरिका की एक कंपनी है रोबोट बनाने वाली, उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ह्यूमनाइड रोबोट है ना। अपोलो उसका नाम है। अपोलो की कॉस्टिंग रोबोट की, ऑस्टिन ये शहर का नाम है, इस शहर में इसको बनाया है, एक कंपनी है। एक वो लेडी बनाई थी ना, एक लड़की बनाई थी ना, व्योम, व्योम, व्योम नाम था कुछ। व्योम मित्र तो उनको नाम दिया गया है जो एस्ट्रोनॉट्स है, और जो जाएगी लेडी जो उसमें एक रोबोट बनाया है उसका नाम व्योम है, वैसा। ठीक है, मेटा ने लॉन्च किया, मेटा मतलब फेसबुक, मालूम है ना। तो मेटा ने एक कोड लॉन्च किया नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, लामा। लामा, तो आपसे पूछेंगे लामा क्या है, तो दलाई लामा वाला मत लगा देना। लामा कौन सा है? ये कोड है जो कि एआई के लिए फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैसे ही, हाँ, फेसबुक, फेसबुक का ये एआई के लिए, जो इनके एआई टूल्स जो ये लोग लेके आने वाले हैं ना, उसके लिए नया कोड है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है लामा नाम से। उसी प्रकार से गूगल का है जिमनाई। ठीक है, गूगल का क्या है? जिमनी, ये गूगल का है। वैसे ही ये जो चैट जीपीटी ओपन एआई जो है, ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा पैसा। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, को पायलट। ठीक है, चैट जीपीटी जो ओपन एआई है, इसके अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है ना। 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास, कितना हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन, पेड वर्जन है, महीने का 8 कितना है, महीने का है कॉस्ट इसका, होगी मेरे ख्याल से 200-300 रुपये टाइप पर मंथ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरी किताब की पीडीएफ दो मेरे को, मैं यूज़ करता हूँ, है ना। तो मैं चैट जीपीटी मेरे खुले रहता है हमेशा। जो पेड वर्जन है, फ्री वाला तो फर्जी है एकदम, वो तो कोई काम का नहीं है। पेड वाले के अंदर आप किताब डाल दो एक पीडीएफ, और उसको बोल दो कि मेरे को उसको समराइज करके दे दे, आपको पूरी समराइज करके दे देगा। आप कोई आर्टिकल डाल दो उठा के न्यूज़पेपर में से, वो पूरा समराइज कर देगा। आप बोलो उसको इस आर्टिकल से मुझे 20 क्वेश्चन दे दे यूपीएससी के, वो 20 क्वेश्चन बना के दे देगा आपको यूपीएससी के। ठीक है, आप जो मर्जी चाहे बोलोगे ना, वो सब कर देगा। मैं पेड वर्जन ही यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी 4.0। हाँ, तो तो आपको कुछ भी काम जल्दी करना है तो प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले के टाइम पे, जैसे मान लो मेरे को किसी को अब आर्टिकल, मेरे को एडिटोरियल पढ़ाना है किसी को, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग एडिटोरियल पढ़ते थे, पूरा समझते थे, टिक मार्क लगाते थे, समझ गए। वो एक्सपेक्टेड तो बना देगा। एक्सपेक्टेड, एक मेरा स्टूडेंट है, उसने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर दिया चैट जीपीटी से। उसने पता क्या किया, सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनवा लिए, सारी किताबों के, और वो पढ़ के चला गया, प्रीलिम्स से निकल गया उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर बना के दे देगा आपको एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आएगा नहीं आएगा वो तो अलग कहानी है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन वैसे ही होगा कुछ। चलिए ठीक है, जिमना लिख लिया कि ये जिमनी लिख लो गूगल का। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, ओपन एआई भी में इसमें इन्वेस्ट किया है। ओपन एआई के अंदर तो चैट जीपीटी में इसने इन्वेस्ट किया है। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का ही है। जैसे गूगल ब्राउजर खोलते हो ना आप, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का खोलोगे ना अगर कभी सफारी, तो साइड में आपको लिखा हुआ आएगा को पायलट।
तो उससे भी आप जो भी सवाल पूछोगे सब दे बताएगा वो आपको। पहले आपको ट्रैवलर की जरूरत पड़ती थी, एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी में डालो 7 दिन के लिए मुझे जयपुर घूमने के लिए 7 दिन का शेड्यूल बना के दे, पूरा शेड्यूल बना के दे देगा, पहले दिन क्या घूमना है, दूसरे दिन क्या घूमना है, तीसरे दिन क्या घूमना है, जो लिखोगे सारे इन्फॉर्मेशन देगा, कोई लिमिट नहीं है। क्या चीज? न्यूक्लियर बनाना? हाँ बता देगा, इसमें क्या है, लेकिन सामान तो कहाँ से लाओगे? प्रोसेस तो बता देगा वो, लेकिन सामान भी तो चाहिए उसके लिए, वो कहाँ से लाओगे? जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल के ऊपर सब आपको समराइज करके दे देते हैं वो, आपके रेलिवेंसी के हिसाब से। अभी क्या होता है गूगल पे कुछ भी आता है, सब कुछ ही आता है गूगल पे, आपको जो चाहिए ना वो मिलता नहीं है। अगर आप अपने जो एक एक आदमी से जो काम करवाते हैं वो एक आदमी का काम ये AI जो है वो आज के टाइम पे कर सकता है। ठीक है, आपको लेटर लिखना है किसी को, आपको मेल भेजना है, चैट जीपीटी सब कर देगा। हो गया, चलो आगे। आगे बात करते हैं ब्रिक्स का एक्सपेंशन। मालूम है ना आपको ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है? कितने मेंबर हो गए अभी ब्रिक्स में? 10 मेंबर। पहले तो 5 4 ही थे सबसे पहले तो, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका भी आ गया। तो ये वो कंट्रीज है जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले कंट्रीज है ना, जिनमें जो प्रोग्रेस है इनके ऊपर है। ये डेवलप कंट्रीज नहीं है, सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने साथ में मिलकर बिना बनाया। ये जो ब्रिक नाम है वो एक नील करके पर्सन है उसके द्वारा ये नाम दिया गया था। अब क्या हुआ कि काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो इस वजह से सभी लोग इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं। तो अभी इसके अंदर कितने हो गए? 5 तो ये हो गए, 5 और 4 और ऐड हो गए, इसमें 9 हो गए टोटल। 4 जो ऐड हुए हैं नए मेंबर वो कौन कौन से हैं ये लिख लो। एक ईरान है, प्लस सऊदी अरेबिया है, प्लस इजिप्ट है, प्लस इथोपिया है। ये 4 कंट्री और है। 4 और 5 कितने? 9 कंट्री है जो कि आपको ब्रिक्स के टाइम पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका जो सबमिट हुआ वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, लास्ट वाला 2023 का सबमिट। हाँ, अर्जेंटीना 2 देशों को और बुलाया था इसमें, अर्जेंटीना को बुलाया था जिसने मना कर दिया, और एक सॉरी सऊदी अरेबिया नहीं है इसमें, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया था, यूएई होगा। वही, सऊदी और अर्जेंटीना। आई से इंडिया, बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2009 में। नॉर्मली आपसे स्टैटिक जीके का नहीं, करंट अफेयर में आपसे ये वाला पार्ट पूछते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। पहले के टाइम पे 3 4 साल पहले आते थे तरीके के कौन कब किसकी शुरुआत हुई, अब वो थोड़ा क्वेश्चन कम हो चुके हैं आना। तो आपको सबमिट हुआ था इसका साउथ अफ्रीका के अंदर, सबमिट सम्मेलन क्या हुआ जल्दी बताओ? इजिप्ट और इथोपिया। इथोपिया, इजिप्ट, 4 कंट्री है, ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। 2 कंट्री ने मना कर दिया, 2 को और बुलाया था, सऊदी अरेबिया को बुलाया था और अर्जेंटीना। नहीं नहीं नहीं, वो 5 के अलावा 6 कंट्री को और इनवाइट किया था कि आप भी इसके अंदर शामिल हो जाओ लास्ट वाली मीटिंग के अंदर। पहले तो अर्जेंटीना ने हाँ कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब वहाँ पे प्रेसिडेंट बदल गया, वहाँ पे अभी क्या नाम है उसका, जेवियर करके एक नया प्रेसिडेंट बन गया, तो वो अगेंस्ट था इसके, पहले वाला फेवर में था। तो इलेक्शन बदल गए, पार्टी बदल गई, सत्ता बदल गई, तो फिर उसने मना कर दिया आने के लिए। तो 2 देशों ने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने और अर्जेंटीना ने, तो 6 देशों को बुलाया गया था। 5 + 6 11 होने चाहिए थे, 2 ने मना कर दिया तो 9 रह गए। ठीक है, क्लियर है? ये अच्छे चांसेस है इस क्वेश्चन को आने के। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर दुबई, आबू धाबी, ये सब आते हैं। ठीक है, हो गया ब्रिक्स वाला। ये 2 देशों के नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम भी लिख लेना। एक तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री थैविसिन, श्वेता थैविसिन, और साथ में ह्यू मैनेट करके है जो कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने। जो बदला है जो, नहीं नहीं,
ये नए प्राइम मिनिस्टर बना है। हाँ, अब इसके बजाय इसकी बेटी बन रही है। उसकी बेटी का नाम था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। बेटी का नाम कुछ अजीब सा है, नाम में कोई याद नहीं आ रहा, गूगल देखना आप। उसकी बेटी बन रही है जो कि सबसे यंगेस्ट भी है यहाँ की, है ना। तो चलो बता दूंगा, कल बता दूंगा मैं आपको इनकी बेटी का नाम। तो ये लास्ट ईयर बना था ये, है ना। और कंबोडिया का कौन बना है? ह्यू मैनेट। ह्यू मैनेट, MENET, मैनेट। थाई, चाइनीज, कंबोडियन, इनके नाम याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। हो गया। ये एक और है, ये एक ड्रोन है, ठीक है, मॉइजर ड्रोन। ये मॉइजर ड्रोन किसके द्वारा किया गया था? ये ईरान के द्वारा किया गया है। मॉइजर ड्रोन अटैक, मॉइजर, इसराइल। तो ये जो मॉइजर 10 है ना, ये ड्रोन्स है जो कि ईरान के हैं, ईरान के। ठीक है। सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन के को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, है ना। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता का राजदूत है जो कि बनाया गया था सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा दो और बनाए गए थे, पंकज त्रिपाठी और एक ऋतु कुमार करके और थे, वो भी बनाए गए थे। सचिन तेंदुलकर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पंकज त्रिपाठी भी लिख लेना साथ में, केस अगर आ गया तो ऑप्शन में। मालाबार कहाँ पे किसके बीच में होती है? मालाबार का 27वां, हाँ, क्वाड के बीच में। क्वाड का मतलब क्या है? यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलते हैं किसके लिए? ये चारों है क्वाड। ठीक है। उन्होंने 27वां संस्करण है जो कि मालाबार का एक्सरसाइज का करवाया गया, और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इसको करवाया गया। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिख लो इसको थोड़ा। क्वाड लिख लो। क्वाड में हो गया यूएसए प्लस जापान प्लस इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करी है? मालाबार, 27th एडिशन है, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इसको करवाया गया। ठीक है। इसके अलावा इनमें से इंडिया हटा दोगे तो एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी जिसको बोलते हैं ऑकस। ये एक और है ना, ऑकस। इसके अंदर कौन कौन सी है? ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ऑकस, ठीक है। इसके अंदर इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। वैसे जापान, जापान, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, क्वाड कंट्रीज। क्वाड बना रहे हैं, मैप में देखोगे ना तो इस तरीके से आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, इसलिए इनको क्वाड बोला गया। मालाबार नाम की इनकी एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑकस। एक बार उसका नाम लिख लो आप गूगल पे, एक बार उसके नई लड़की का नाम देख लो, थाईलैंड वाली, तो साथ में लिख लो उसके। उसकी बेटी बनी है उसकी, है। हाँ। ठीक है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे बनाया गया था? इसको 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया, ये बनाया गया था बैंगलोर के अंदर। ये पोस्ट ऑफिस है, 3D प्रिंटिंग से बनाया गया था। 3D प्रिंटिंग के अंदर एक मशीन काम में ली जाती है, लेबर काम में नहीं लेते। मशीन होती है जो कि कंक्रीट डालती है और घर का पूरा मैप बना देती है, उसमें कोई लेबर कोई कुछ नहीं चाहिए, है। बैंगलोर में, बैंगलोर। क्या नाम है? पेंटागन।
अग्निवैन अग्निवैन अग्निबान। अग्निबान जो है ये प्राइवेट वो है, सैटेलाइट है, प्राइवेट लॉन्च किया गया। अग्निकुल कॉस्मोस करके एक कंपनी है उसके द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट है जो कि इसको लॉन्च किया गया। अग्निबान, ध्यान रखना पेपर में पूछेंगे। स्काई रूट और अग्निकुल ये दो कंपनियां हमारे यहाँ पे है ना। स्काई रूट ने तो विक्रम नाम से लॉन्च किया था, जो कि बाद में किया है, और पहले जो है ना ये अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण नाम का किया है। ये दोनों कंपनियों प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि अमेरिका में स्पेस एक्स है ना, इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी कंपनियां हमारे यहाँ पे है, लेकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि हम भी अब क्या कर रहे हैं, स्पेस वाले पूरे मिशन को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसरो पे डिपेंडेंसी ना रहे और इसरो के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में पैसा आ सके, जॉब मिल सके लोगों को, और वो खुद टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो एक तो स्काई रूट का विक्रम एस, स्काई रूट का विक्रम एस, एस फॉर शिलोंग वाला। ऑपरेशन जेरिको, देखो ये ऑपरेशन जेरिको चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि मोदी जी जो है वो बात कर रहे थे मिजोरम के बारे में, है ना, पार्लियामेंट के अंदर। तो इस वजह से ये चर्चा में आया था कि मिजोरम के अंदर 1960-70s के टाइम पे एक ऑपरेशन करा गया था। जैसे मणिपुर में हिंसा हो रही है ना, उसी तरीके से मिजोरम के अंदर भी काफी हिंसा हो गई थी। तो ये जेरिको जो है ना, ये मिजोरम से संबंधित है, इतनी सी बात लिख लो बस, जेरिको। वैसे इसी प्रकार का एक मिशन वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी हुआ था, आई थिंक जर्मनी और फ्रांस के बीच में कुछ ऐसा एक ऑपरेशन हुआ था जेरिको नाम से। ठीक है, अभी अपने को रखना है मिजोरम, इंडिया के कॉन्टेस्ट में आपको मिजोरम लिखना है। हो गया, डन। इंडिया का भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र, कॉमन टेस्टिंग सेंटर। देखो हमने जो ड्रोन्स होते हैं ना, उसके लिए एक टेस्टिंग सेंटर बनाया है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। जो ड्रोन्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं, यूएवी कहते हैं जिसको, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो उनके लिए हमने एक टेस्टिंग सेंटर है जो कि बनाया है। विश्वकर्मा योजना, इसलिए जो भी हमारे ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट का मतलब जो हमारे कुम्हार हैं, जो लकड़ी के बनाती है बर्त, उसके अपने मिट्टी के बना रहे होते हैं, या फिर कोई कारीगरी का काम कर रहे होते हैं, है ना, या फिर कोई बर्तन बना रहे होते हैं कोई दूसरी चीज़ के, उसके ऊपर पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, कला के अंदर जो काम करते हैं, उनको, उनके जो भगवान माने जाते हैं वो विश्वकर्मा को माना जाता है। जो क्रिएटर लोग होते हैं, जो कुछ चीज़ बनाते हैं, जो है ना, इस तरीके से। तो विश्वकर्मा की तारीख है 17 सितंबर, 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस, है ना। तो ये जो स्कीम जब लॉन्च करी गई थी तो ये 2000, तो इसमें ये बोला गया था कि 13 से 15 हज़ार रुपये जो है वो इनको मिलेंगे, जो कारीगर इसके अंदर एनरोल करेंगे। 13 से 15 हज़ार रुपये विश्वकर्मा योजना के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सारे कारीगर आ गए, जितने भी कारीगरी का काम करते हैं, जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं। व्यवसाय इसके अंदर, इसमें व्यवसाय का नंबर नहीं था इसके अंदर, इसमें बजट था, इसमें बजट था, और इसमें मेरे ख्याल से या तो 1 करोड़ नंबर था, 1 करोड़ भी नहीं होगा यार, कम ही होगा आई थिंक। इसके अंदर एक बजट दिया गया था, और उस बजट के हिसाब से ये लोग 13 हज़ार और 15 हज़ार को डिवाइड करोगे तो नंबर निकल के आएगा, ये था। आप इतना ध्यान रखो, जो आपके एग्जाम में आने के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एक तो ये अमाउंट और एक इसका दिवस। ठीक है, आपसे ना तो बजट पूछेंगे टोटल कितना है, और ना कितने लोग आ रहे हैं इसके अंदर, वो भी नहीं पूछेंगे। ये आपके आएगा आरपीएससी वाले एग्जाम के अंदर, ये एसएससी में नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसकी पूरी डिटेलिंग के अंदर ये है कितने व्यवसाय, व्यवसाय इसके अंदर बहुत सारे हैं, कारीगरी भी है इसके अंदर, जो गोल्ड स्मिथ है वो भी है उसमें। हाँ, काफ़ी सारे नंबर है इसमें, होंगे कम से कम मेरे ख्याल से 10, 12, 15 के आसपास होंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम अगर आप आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके अंदर ये पूरा पढ़ के जाना, आपको पूरा सवाल मिलेगा इसमें, जो ये पूछ रहे हैं ना, ये सवाल पक्का आएगा वहाँ। सीजीएल के अंदर आपको इसका नंबर और उसका डेट, ये दो चीज़ें आपको जानना। ठीक है,
आईवीएफ के बारे में मालूम है? ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, बायोलॉजी पढ़ी नहीं पढ़ी? इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ तकनीक के अंदर क्या होता है कि अगर कई बार अगर आप इनिशियल पीरियड जब बच्चे को कोई महिला नहीं रख पाती तो उसको लैब के अंदर उसका वो टाइम है जो कि गुजारा जाता है, उसके बाद वापस से फर्टिलिटी के लिए इंजेक्ट किया जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से आईवीएफ टेक्नोलॉजी काम आती है। तो अब आईवीएफ का जो बजट है, मेरे ख्याल से शायद आईवीएफ का 1 से 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगता होगा मार्केट में। गोवा ने इसको फ्री कर दिया। गोवा राज्य ने आईवीएफ को फ्री करने वाला पहला राज्य है जो कि बन चुका है। ठीक है, गोवा पहला भारत का फ्री पहला ऐसा स्टेट है जिसने निःशुल्क आईवीएफ उपचार है जो कि देना चालू किया। तो जहाँ पे भी जिसके भी प्रेगनेंसी इशू होंगे, जिसको आईवीएफ करवाना है वो करवा, यहाँ गोवा में फ्री में करवा सकते। ठीक है, गोवा का ही होना जरूरी है, लेकिन गोवा का ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि यूपी बिहार से पहुंच गए वहां पे। ठीक है, टाइगर कितनी तारीख को आता है? टाइगर डे, टाइगर डे कितनी तारीख को आता है? 29 जुलाई। लॉयन डे आता है 10 तारीख को, 10 अभी है 10 अगस्त या कुछ ऐसे है। तो 29 जुलाई को आता है टाइगर डे। अब क्या है कि हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं टाइगर की। आपको मालूम है ना, हमने हमारे यहाँ पे 74 में इंदिरा गांधी के टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था उसके बाद हमने टाइगर को बचाने के लिए काम किया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि बनाया गया, बाद में उसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। जिम कॉर्बेट नाम का जो आदमी था वो टाइगर हंटिंग किया करते थे गाँव के लोगों से बचाने के लिए। बाद में हंटिंग करते करते समझ आया कि बहुत कम हो गए टाइगर ही, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। कि जंगल में अपना एक रूल होता है, हर एक जानवर दूसरे को खाता है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट होता है। एक भी चीज़ अगर जानवर ऊपर से हटा फूड वेब में, चेन में से, बड़ी समस्या हो जाती है। समझ गए? तो जब टाइगर कम हुए तो टेंशन हुई, तो फिर उसने बचाने की शुरुआत करी, फिर बचाते हुए उसने काफ़ी काम किया। तो सबसे पहले नेशनल पार्क भी बनाया गया, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी आपको जिम कॉर्बेट में ही मिलेंगे। टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे, टाइगर रिजर्व वही है सबसे ज़्यादा टाइगर वाला। लेकिन अगर आपसे राज्य के बारे में पूछे कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे, तो कौन सा होगा? एमपी। ठीक है, 2023 से पहले कर्नाटका भी था एक बार, दो टाइगर ज्यादा थे कर्नाटका के पास, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर एकदम से कर्नाटका में ज्यादा मर गए टाइगर और मध्य प्रदेश में बढ़ गए, तो उसकी वजह से मध्य प्रदेश आ गया अभी नंबर 1 पे, सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे उत्तराखंड है। 3 राज्यों के नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या राजस्थान में कम है? इतने नहीं है राजस्थान में। नहीं नहीं नहीं, नंबर तो बहुत सारे राज्यों का नहीं है, हाईएस्ट और मिनिमम और लोएस्ट है इसमें। हमारे यहाँ पे कितने होंगे राजस्थान में? आई थिंक होंगे 100-150 के आसपास। ठीक है, तो मिजोरम नागालैंड के अंदर 0-0 है ना, ये ध्यान रखना मिनिमम। दुनिया के 75% टाइगर हमारे देश में है ना। तो इसके लेकर पीटर्सबर्ग समिट हुआ था 2010 में, वहां पर ये बात हुई थी कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन 2020 तक डबल करनी है, तो हमने तो काफी ज्यादा कर दी। ओके, लिख लो नीचे, पीटर्सबर्ग समिट 2010। पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग रशिया का एक शहर का नाम है, पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग रशिया का एक शहर है, वहां पर सबमिट हुआ था 2010 के अंदर। ठीक है, चलो लिख लिया। पीटर्सबर्ग समिट 2010, हर 4 साल के अंदर इस सेंसस को करवाया जाता है और पॉपुलेशन हम लोग मेजर करते हैं, है ना। तो पॉपुलेशन हमारी कितनी आ गई टाइगर की? 3925, ये भी याद रखना, नियर बाय 4000, ये भी ध्यान रखना, ये नंबर आपसे पेपर में आ सकता है, 3925। ठीक है, चलो 15 अगस्त की बात करें तो 2023 के अंदर 15 अगस्त जब सेलिब्रेट किया गया, अब तो 2 बार आ चुका है ना। तो थीम आपको ध्यान रखनी है,
इसका विषय क्या था? पिछले साल जो थीम रखी गई वो रखी गई नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये थीम रखी गई। इस बार की क्या थीम है 2024 की? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। कौन से साल तक बनने के लिए बोला है? हाँ, 2047, जो कि पॉसिबल नहीं है वैसे तो, ठीक है। जिस जो ग्रोथ रेट चाहिए वो 10 के ऊपर की चाहिए हर साल, तब जाके पॉसिबिलिटी है। हम लोग हैं 6-7 के ऊपर। तो इंडिया चाइना ये ऐसे कंट्री हैं जो शायद ही कभी डेवलप बन पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। मिडिल मिडिल ग्रोथ ट्रैप में है हम लोग हैं। लेकिन ये ध्यान रखना 2047 है, डेवलप इंडिया हमारी थीम थी 2024 की, विकसित भारत, ठीक है। 2023 की क्या थी? राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम आपको ध्यान रखनी है। स्वच्छता वो होता है, स्वच्छता रेटिंग आती है ना, 2023 की रेटिंग 2022 की 2023 में आई। इंदौर हमेशा की तरह नंबर 1, और मध्य प्रदेश जो है वो राज्यों में नंबर 1 के ऊपर। अगर कोई राज्यों का एग्जाम दे रहे हो, जैसे राजस्थान का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो यहाँ पे राजस्थान का पूरा डिटेल देखना है इसमें, कि जयपुर कौन से नंबर पर है, राजस्थान का शहर सबसे ऊपर कौन सा है ना, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे ऊपर है। तो ये सारे सवाल आपको आरएस में मिलेंगे एग्जाम में, कोई खास नहीं है। यहाँ अपने तो सफाई वफाई का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इंदौर हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना। इंदौर के बाद सेकंड नंबर आता है सूरत का, सेकंड नंबर पे सूरत है। चलो, ट्रैकोमा, देखो इराक है ना, यहाँ का 18वां देश बन चुका है जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया पूरी तरीके से, ट्रैकोमा को। ट्रैकोमा बैक्टीरियल डिजीज है, आंखों के अंदर काफी जलन होती है, और इससे आंख चली भी जाती है लोगों की, देखना भी बंद हो जाता है। तो कई देशों ने इसके ऊपर काम किया है, 18 देश है, इराक 18वां देश है WHO के हिसाब से जहाँ पे ट्रैकोमा आज नहीं, वहाँ पे नहीं है। हमारे देश में तो काफी केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 18वां देश, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। महारत्ना और मिनी रत्ना पता है कंपनी होती है, महारत्ना मिनी रत्ना, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो सरकारी कंपनियां होती है, सरकार की भी तो अपनी कंपनी होती है ना, सेल, बेल, गेल, NTPC, ONGC, ये सारी कंपनियां जो है ना बड़ी बड़ी, ये सारी सरकार की कंपनियां होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट। आपका एग्जाम होता है, गेट एग्जाम होता है, गेट के थ्रू उसमें सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद में, ठीक है। और डायरेक्ट, हाँ हाँ, और डायरेक्ट भी एंट्री होती है इसके अंदर, जो बाकी पोस्ट है वो डायरेक्ट निकलती है। और जो इंजीनियर्स के लिए, जो उसकी टॉप पोजीशन से, या जो इंजीनियर्स चाहिए होते हैं इनको, क्योंकि मेजरली इंजीनियरिंग का काम होता है, तो उसके लिए गेट एग्जाम में अच्छी रैंक चाहिए होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 13 महारत्ना कंपनी है, जो कि बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा मानी जाती है। 5,000 करोड़ का टर्नओवर, अच्छा खासा प्रॉफिट, काफी बड़ी इंटरनेशनल प्रेजेंस। तो 13 तो हमारे यहाँ पे महारत्ना है, और 25 हमारे यहाँ पे नवरत्ना कंपनी। अभी रिसेंटली क्या है कि ऑयल इंडिया और ONGC विदेश, इसको भी जो है ना महारत्ना और नवरत्ना में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महारत्ना के अंदर ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस हो, 5,000 करोड़ रुपए उसके उसका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, टर्नओवर होना चाहिए अच्छा खासा। इसमें कई सारे क्राइटेरिया बना रखे हैं, 2,000 करोड़ रुपए का ये होना चाहिए, इनका काम होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए अच्छी खासी। तो ऐसे कुछ एक क्राइटेरिया इन्होंने बना रखे हैं, उस हिसाब से महारत्ना और नवरत्ना को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सबसे ऊपर होती है महारत्ना, फिर नवरत्ना, उसके नीचे होती है मिनी रत्ना, तीसरे लेवल पे। ONGC को महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। यूनिकॉर्न नहीं, यूनिकॉर्न तो प्राइवेट सेक्टर में है। नहीं नहीं, नवरत्ना काटना क्यों है? ONGC विदेश तो नवरत्ना में है, और ऑयल इंडिया महारत्ना में है।
तो ये दोनों कंपनी जो है वो श्रेणी के अंदर शामिल करी गई है। तो जो भी बड़ी बड़ी सेल बेल खेल सुनते हो ना, ये सारी महारत्ना कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है सरकार के लिए। ठीक है। टू स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टू स्वागतम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया था ताकि सुप्रीम कोर्ट में एंट्री के लिए आपको ऑनलाइन आप अपनी एंट्री है जो कि ले सको, टिकट ले सको। इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंट्री गेट का ई पास है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करने के लिए इसको बनाया है। स्वागतम। एशिया हाथियों की भी जनगणना करी गई थी। नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? कर्नाटका। सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटका में मिलेंगे। डिजी यात्रा सुविधा सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई? डिजी यात्रा मालूम है ना, एयरपोर्ट के ऊपर आपको फेसलेस एंट्री होती है एयरपोर्ट के ऊपर। पहले तो क्या होता था, एयरपोर्ट के ऊपर घुसने के लिए आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता था या टिकट दिखाना पड़ता था, फिर आपको आईडी दिखानी पड़ेगी, फिर वो चेक करेगा, फिर अंदर घुसाएगा। अब क्या हो चुका है कि बाहर मशीन लग चुकी है, आप अपने मोबाइल में डिजी यात्रा डाउनलोड कर लो, उसी में बोर्डिंग पास डाल लो, तो आपको बस वहाँ जाके दिखाना है, वो स्कैन कर लेगा और आप अंदर चले जाओगे। अगली बात यह है कि ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी के पास है पूरा डाटा, हर एयरपोर्ट के ऊपर है, आपके आंखें सर सब स्कैन करता हो, सारा डाटा जो है वो प्राइवेट कंपनी के पास जाता है। डिजी यात्रा ये सबसे पहले जो है गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है, कहाँ पर है? गुवाहाटी के अंदर गोपीनाथ एयरपोर्ट है ना, कहाँ पर है? गुवाहाटी। वहां पे सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग करी गई, ध्यान रखना, लिख लो। गोपीनाथ बारदोली कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ये रिपोर्ट एशिया के लेवल पे, एशियन एलिफेंट जो है ना वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, हमारे इंडिया के द्वारा ही, जो फॉरेस्ट सर्वे है उनके द्वारा ही इसको किया गया था। एशियन एलिफेंट स्पीशीज है, अफ्रीकन एलिफेंट भी है, एशियन एलिफेंट हमारे इंडिया में है, का सर्वे किया गया। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा, WII। ठीक है। और यात्रा हो गया। माइक्रोसाइट्स, 100 माइक्रोसाइट्स, छोटे छोटे साइट्स हैं जो कि बनाई गई डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई आइजॉल के द्वारा, ये किया गया था माइक्रोसाइट्स। इसका काम था मेजरली इसके 3-4 बेनिफिट वो थे, फीचर्स थे इसके, इसको एक बार के लिए छोड़ो। इसके 3-4 बेनिफिट्स थे माइक्रोसाइट्स के जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे, है ना। तो इसको एक बार देखना, वापस देख के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। उसके बाद देखो, लाडली बहन योजना कहाँ पे लॉन्च करी गई थी? ये MP के अंदर करी गई थी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद में रिसेंटली देखते हुए महाराष्ट्र ने भी इसको लॉन्च करी है कुछ दिन पहले। ठीक है। लाडली बहन, लाडली बहन तो लड़कियों के लिए है बेसिकली। इसके अंदर आई थिंक 1000 रुपए, इसके अंदर 1000 से 1050 रुपए है जो कि दिए जाते हैं। ठीक है, पर मंथ 1000 से 1250। लाडली बहन योजना MP के अंदर लॉन्च करी गई थी, पुरानी है, कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे उसको लॉन्च करे हुए। अब महाराष्ट्र में, अब रिसेंटली इसको महाराष्ट्र में भी लॉन्च किया गया है। आप इसको, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो राज्य, ठीक है, अगर मध्य प्रदेश आता है तो पहले मध्य प्रदेश लगाना है, नहीं आता तो फिर आपको महाराष्ट्र लगाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी नहीं, वो अलग है। यहाँ तो लाडली बहन ही है मध्य प्रदेश की तो। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने करी थी, काफी फेमस स्कीम थी। तो राज्य पूछेंगे और इसका कॉस्ट, इसका कितना रुपए मिल रहा है, 1000 से 1250 रुपए। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1250।
एक है यशस्वी स्कीम, इतनी सारी स्कीम है यार, ये स्कीम खत्म ही नहीं हो रही है। स्कीम है। यशस्वी स्कीम किसके लिए थी? मैं खुद को इतनी सारी स्कीम आ चुकी है। यशस्वी शुभ यात्रा तो केरला के द्वारा लॉन्च करी गई थी। यशस्वी शुभ यात्रा केरला के द्वारा लॉन्च करी गई थी। जो लोग विदेश जा रहे हैं ना उनके लिए, जो लोग विदेश जा रहे हैं उनको 2 लाख रुपए की सुविधा जो है वो दी गई थी। ठीक है, ये तो है शुभ यात्रा। एनजीटी के चेयरपर्सन लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके। प्रकाश श्रीवास्तव। आज के करंट अफेयर की न्यूज है, पंजाब के ऊपर फाइन लगाया है 1,000 करोड़ का। पंजाब के ऊपर एनजीटी के द्वारा फाइन लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि उसने लिक्विड और वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। एनजीटी का काम है इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, 2010 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखता है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, साफ सफाई बनी रहे, राज्यों के अंदर राज्य काम करते रहे। तो कई बार पंजाब को बोला गया कि आप अपने सीवेज को लेकर काम करो, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करो, नहीं किया, तो इस बार उनके ऊपर 1,000 करोड़ का फाइन है जो कि ठोका है। कल की न्यूज़ है, मतलब आज सुबह पढ़ाई है मैंने करंट अफेयर। ठीक है, एक चीज़ और, आप एक और अपने हैबिट में डाल लेना, एक काम और। तो मैं मेरा शेड्यूल बताता हूँ क्या होता है कि मैं डेली सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। ठीक है, और 5 बजे आता है अखबार, 5 से 7 बजे तक सुबह AM मॉर्निंग में मैं 4 न्यूज़पेपर जो है वो मैं डेली पढ़ता हूँ, साथ में PIB PRS 4 न्यूज़पेपर। ठीक है, और 8 बजे मेरी क्लास होती है मॉर्निंग में, क्लास 24। ये करंट अफेयर जो है वो पिछले 10 साल से बना रहा हूँ, ये वीडियो 10 साल से बना रहा हूँ मैं। 2014 में मैंने इसकी शुरुआत करी थी। डेली सुबह 4 न्यूज़पेपर का समराइजेशन, सारे आर्टिकल्स, जैसे द हिंदू अखबार हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट वही अखबार होता है हमारे एग्जाम के लिए। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, और एक जनसत्ता हो गया। चारों न्यूज़ को मैं, चारों अखबारों की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हमारे एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए, उसको मैं पूरा बैकग्राउंड के साथ में कवर करता हूँ। हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, जो भी रिक्वायर्ड है, जितना भी उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं 5वीं 6ठी क्लास से न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने आदत हो गई थी, तो मेरा इसलिए करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रांग हो गया ओवर द ईयर्स। तो मेरा बहुत करंट अफेयर में बहुत अच्छा। उसका PDF आता है ना, PDF। इसमें फ़ोन में, फ़ोन में, तो फ़ोन में आप उसको ऐसा करो ना, फ़ोन को ब्लर आता है तो आपको इस उस पे जाना पड़ेगा, क्वालिटी पे, क्वालिटी में जाके HD में। हाँ, अच्छा समझ गया। नहीं, समझ गया, मैं समझ गया, वो छोटा लिखा हुआ होता है। हाँ, वो तो नज़र नहीं आएगी कभी भी, वो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाता हूँ, क्योंकि वो पेपर की कटिंग में सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद डिटेल के लिए मैं आगे समराइज करता हूँ ना उसको, जो भी आर्टिकल होता है ना उसका मैं पूरी समरी आपको आगे दे देता हूँ उसके, उस आर्टिकल के आगे। तो वो जो आर्टिकल है वो तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए होता है कि भाई यहाँ पर ये न्यूज़ आई थी, ये वाली न्यूज़ अपन कवर कर रहे हैं। उसमें से तो कभी आप पढ़ ही नहीं पाओगे, वो तो मुझे भी मालूम है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। ठीक है, NGT LIC दोनों लिखो। LIC, LIC के भी अभी कुछ टाइम लास्ट ईयर नए चेयरमैन बनाए गए, मैनेजिंग डायरेक्टर डोर इस्वास, डोर इस्वामी, डोरई स्वामी, डोरई स्वामी। डोरई स्वामी। ठीक है, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए राफेल नडाल और ईगा। नडाल कहाँ से है, कौन से देश से है नडाल? नडाल कौन से देश से है? अरे बता दो यार, तो टाइम पास कर रहे हो क्या? नडाल कहाँ से है? स्पेन से। ईगा, ईगा पोलैंड से है।
जल जीवन मिशन, उसके अंदर नंबर 1 कौन रहा? श्रीनगर। श्रीनगर जल जीवन मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है जो कि इसकी रही है, जल जीवन मिशन। हमारे देश की राष्ट्रीय 100 मीटर की जो स्पर्धा है, नेशनल गेम्स है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड बनाया वो किसके द्वारा? दूती चंद के द्वारा बनाया गया। दूती चंद 100 मीटर। दुर्रा स्वामी आ गया, दुर्रे स्वामी, LIC, दुर्रे स्वामी, ठीक है। और NGT ध्यान रखना, ये पेपर में आने के बहुत चांसेस है। प्रकाश श्रीवास्तव नाम है ना। दूती चंद हो गया। और वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन ये हमने करवाया था बेंगलोर के अंदर। अरे जिस होटल में करवाया था उस दिन मैं यहीं पे था, जहाँ बेंगलोर में शंग्रीला करके एक होटल है। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, कॉफी के फोटो वोटो लगे हुए थे। फिर पता किया तो पता लगा ये कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु। कॉफी का प्रोडक्शन कौन करता है भारत में सबसे ज्यादा? कौन सा राज्य करता है? असम में चाय होती है। कॉफी कब से होने लग गई असम? कभी सुना है क्या आसाम की कॉफी? फिर दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय फेमस है। और दार्जिलिंग भी आसाम में नहीं आता है। दार्जिलिंग किस में आता है? वेस्ट बंगाल का पार्ट है वो। केरला, केरला और कर्नाटका, दो राज्यों में, कर्नाटका और केरला दो राज्यों के अंदर कॉफी का प्रोडक्शन है जो कि किया जाता है। कर्नाटका है और केरला है, दो प्रकार की होती है, एक अरेबिका एक रोबस्टा, ठीक है। लायन डे, लायन डे और बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को, वर्ल्ड लायन डे और बायोफ्यूल डे। लायन और बायोफ्यूल, हाँ 10 अगस्त। थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम नहीं करनी, ठीक है। 10 अगस्त। नेक्स्ट है 20 से 24 अगस्त के बीच में वर्ल्ड वाटर वीक भी मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक, विश्व जल सप्ताह। हेलेना की बात करें, हेलेना क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एयर वर्जन है। नाग का नाम सुना? नाग, नाग क्या है? मिसाइल है, ठीक है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसी का ये जो एडवांस वर्जन है एयर डिफेंस का, वो है हेलेना। हेलीकॉप्टर से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। हेलीकॉप्टर से हेलेना को लॉन्च किया जा सकता है। खुद ने बनाई है अपन ने। INS वगीर, ये है प्रोजेक्ट, हाँ मिसाइल, मिसाइल है। इसका एयर वर्जन जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाला है वो है आपका हेलेना। वगीर तरीके की बहुत सारी प्रोजेक्ट है, ये सब सब स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है। ये सब स्कॉर्पियन क्लास की, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है वगीर, क्योंकि हमने लॉन्च करी है, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास दो तरीके की होती है, एक तो होती है डीजल पावर्ड और एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड। तो जो स्कॉर्पियन क्लास है वो डीजल पावर्ड होती है, डीजल के थ्रू, हाँ डीजल थे। और न्यूक्लियर पावर्ड में क्या होता है, उसके ऊपर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वो बिजली बनाता है और वो चलती है सबमरीन। तो हमारे पास में दो है न्यूक्लियर पावर्ड, तो एक तो है अरिहंत, और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले लॉन्च करी है अरिघाट, अरिघाट नाम से। तो ये भी ध्यान रखना, अरिहंत और अरिघाट ये तो हमारी न्यूक्लियर पावर्ड है, जो कई दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है। पिक्चरों में देखा होगा ना, सबमरीन पानी के नीचे रहती है कई दिनों तक। हाँ अपनी वाले का 6 महीने नहीं है, अपने वाले का कम है। अमेरिका वाली जो है वो 6-6, 9-9 महीने तक रहती है, अपने वाले का कम है, 1-2 महीने 3 महीने तक की मैक्सिमम, ठीक है।
और दूसरी वाली डीजल वाली है। डीजल के अंदर सिंधु घोष है, ये सारी वगसीर वाली जितनी भी है, स्कॉर्पियन क्लास सारी सबमरीन होती है। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A, ये जितने भी पहाड़ों के नाम पे है ना, नीलगिरी, वगगिरी, ये सारे के सारे छोटी शिप है जो कि क्या करती है कि बड़े शिप को टैकल करने के लिए, उसको हेल्प सपोर्ट करने के लिए काम आती है। प्रोजेक्ट 17A महेंद्रगिरी, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको लॉन्च किया गया। और ये जो अवार्ड है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये मिला है मोदी जी को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार एक ट्रस्ट है तिलक जी के नाम पे ही, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। महेंद्रगिरी, इनको बोलते हैं क्या, ये छोटे शिप है, ये छोटे शिप। तो हाँ, शिप लिख सकते हो आप, INS इंडियन नेवी शिप। तो प्रोजेक्ट 17A है जिसके अंदर हमने नीलगिरी, महेंद्रगिरी, उदयगिरी, ऐसे कई सारे हमने लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है, लोकमान्य तिलक हो गया, मोदी जी। मोदी जी को और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, अवार्ड की कोई कमी नहीं है ना। नाम, पैसा, शोहरत, अवार्ड बहुत सारे हैं। तो अवार्ड की बात करें तो हम लोग देख लेते हैं कि 2023 और 24 में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं मोदी जी। ठीक है, उससे पीछे नहीं जाते, और भी पीछे है कई सारे देशों के, जैसे कि फिजी का मिला, ऑर्डर ऑफ फिजी। वैसे ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू ये किसका है? पैपुआ न्यू गिनी, एक छोटा सा कंट्री है इंडोनेशिया के पास में, उसके द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल आपको मालूम ही है, अफ्रीका में, इजिप्ट, तो इजिप्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया। आपको ये नाम याद नहीं रखने, ये सब तो उनके अलग अलग है, यहाँ कंट्री आपको पता होनी चाहिए। और एक ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का भी दिया गया। तो यूरोप में क्या होता है, ग्रैंड क्रॉस नाम का एक अवार्ड होता है जो सबसे हाईएस्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न है ना, उस तरीके से ग्रैंड क्रॉस होता है। तो यूरोप का अगर आप देखोगे तो ग्रैंड क्रॉस ही मिलता है मोदी जी को। फ्रांस का देखो ग्रैंड क्रॉस है, ग्रीस का भी ग्रैंड क्रॉस है। ठीक है, रशिया का भी ग्रैंड क्रॉस है, हाँ। तो इसको ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू कहते हैं। और ड्रैगन किंग, ड्रैगन किंग किसका? भूटान का। तो ये सारे के सारे अवार्ड है 23 और 24 के अंदर मिले हैं। ओके, ये जो रशिया वाला तो 2019 में अनाउंस कर दिया था, लेकिन लेने अभी गए थे। ये मोदी जी के सारे अवार्ड्स हैं। ये एक और है, नेशनल अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए, इसको स्वामित्व स्कीम को। ये स्कीम है एक स्वामित्व, स्वामित्व स्कीम में हम क्या करते हैं, गाँव को मैप करते हैं, विलेजेस को, बाउंड्रीज को, ताकि डिस्प्यूट ना हो। समझ गए? ये स्वामित्व पंचायत राज की है, पंचायत राज की स्कीम है विलेज के अंदर मैपिंग करने की। इस स्कीम को क्या मिला है? अवार्ड मिला है, ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 का। ठीक है, चश्मे के लिए तो, लगाने के लिए तो है चश्मा, ये सेफ्टी वो है ही है। ठीक है, हो गया क्या? लिख लिया? लिखो लिखो। फर्स्ट क्लास। डन। डेली का एक टेस्ट लगा रहे हो, प्रॉपरली टेस्ट लगा रहे हो, डेली का एक नंबर बन रहे हैं 200 में से 150 टाइप।
क्या बात कर रहे हो? कितने में से? 200 में से? कैसे काम चलेगा यार? आपने तो अभी ज्वाइन किया है ना? आप पहले तो 2 महीने हुए ना अभी। चलो आपका तो बनता है, बाकी पुराने लोग, पुराने कौन कौन है? कितने बन रहे हैं? 100? हाईएस्ट कितने हैं? तो 4। देखो अगर यहाँ पे अगर आपके 110 120 आ रहे हैं ना, तो वहां पे आपके 130 140 आ जाएंगे। करनी तो पड़ेगी ना यार, इंग्लिश छोड़ दे। इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी, इंग्लिश का तो कोई ऑप्शन तो ना यार, इंग्लिश। कौन सा सेंटर? कहीं पे भी होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसीलिए तो नहीं दिया। तो भेज दिया दिल्ली। घुमा घूम के आ जाना। चलो हो गया क्या? स्वामित्व, स्वामित्व योजना का नाम है। स्वामित्व योजना का नाम है, पंचायत राज की स्कीम है, योजना है, जिससे गांव के अंदर उसको मैप किया जाता है, बाउंड्रियों को सबको, जिससे गांव के अंदर डिस्प्यूट ना हो। रेगुलर आ रहे हैं क्या 100 के ऊपर? 105 110 इस तरीके से आ रहे हैं? कई बार हो जाते हैं। देखो यहाँ पे टेस्ट में जितने आ रहे हैं ना, उससे कम से कम आपके 10 से 20% पेपर में ज़्यादा आएंगे ना। थोड़ा टफ है पेपर, ये वाला टफ है, पेपर में इतना टफ आता नहीं है। लेकिन कम से कम 100 के ऊपर तो लाने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ पे 140 100। क्या है? आगे आ जाओ। योग रत्न अवार्ड, ये किसको मिला है? रतन टाटा। रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड, महाराष्ट्र के द्वारा जिसको दिया जाता है, उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक है। आदित्य एल 1 मिशन किस चीज को लेकर है? सन के, हाँ, आउटर जो एरिया है, कोरोना वाला जो एरिया है, वो स्टडी करने की। तो वो भी तो दिया होगा ना, कंडीशन में तो दी होगी ना। L1 पॉइंट, हाँ तो निकाल सकते हो ना आप। L1 ये है सामने वाला, वैसे L2 है और वैसे L3 है, तो इस तरीके से। या तभी तो हमने L1 पे भेजा है इसको। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो जीरो है, दोनों का। नहीं 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 नहीं। हाँ सब पे है, लेकिन नियरेस्ट हमारा ये है ना। सबसे पास में भेजूंगा ना मैं। पास में भेजने का फायदा है ना, हमें तो पैसे कम लग रहे हैं। भाई पैसे, अगर एक बार बताओ, मैं इधर क्यों भेजूं, इधर से लंबा पड़ेगा तो पास पड़ेगा, जो L1 पॉइंट वहां भेजूंगा ना। L1 पॉइंट के ऊपर जीरो ग्रेविटी है, मतलब जीरो ग्रेविटेशन पुल है, और नियरेस्ट हमारा सामने वाला है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है वैसे देखा जाए तो। और सारी अगर मैं एल को मिला लूँ, तो फिर आपका एंगल बन जाएगा, कोऑर्डिनेटर बन जाएगा आई थिंक, तरीके से। नहीं, कुछ तो बनेगा ही ना यार, ऐसे तो ना है। आपके कुछ तो बनेगा ही एंगल। तो अब उसमें 4 ऑप्शन क्या थे, कितनी उसकी साइड थी, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। लूना 25 किसके द्वारा? लूना 25, ये लूना जब भी आए, लूना, लूना, ठीक है, लूना रशिया, मून, हाँ, मून के लिए ही भेजा गया था, मून मिशन ये लूना। और ये जो लूपिक्स नाम का जो मिशन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ये किया गया है इसरो और जक्सा के द्वारा। जक्सा का मतलब जापान की स्पेस एजेंसी है ये। इसकी है जापान की।
जैसे हमारा इसरो है, वैसे नासा यूएसए का है, वैसे जक्सा किसका है, जापान का। तो इसरो और जापान ने मिलकर एक मिशन किया है ताकि थोड़ा चांद के ऊपर जो है हम लोग उसके बारे में भी पता कर सके, सरफेस के बारे में पता कर सके। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया। आगे आ जाओ, नभ मित्र। नभ मित्र, ये लिखो पिच साइड। पिच साइड किताब लिखी गई, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। नभ मित्र मैं भी भूल गया यार। हाँ, पिच साइड, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेटर नहीं है। अमृत माथुर, आपने कभी क्रिकेटर का नाम सुना नहीं होगा। अमृत माथुर नाम का कोई क्रिकेटर नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्रिकेट के अंदर काम करते थे। के द्वारा एक ये किताब लिखी गई, पिच साइड इसका नाम है, पिच साइड। चाकुआ चावल, चाकुआ चावल कहाँ पे उगते हैं? तो मैजिक चावल भी कहते हैं, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है इसमें। इसको जीआई टैग भी मिला है अभी, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था। अगर एक ज्योग्राफी में कोई चीज उगती है तो उसको जीआई टैग मिलता है, तो उसी नाम से उसी जगह के सामान को ही बेचा जाएगा। जयपुर में चाय हुआ क्या, आप उसका नाम दार्जिलिंग टी नहीं रख सकते, हाँ बेचना चालू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाकूबा चावल ये आपको आसाम में मिलता है। जीका वायरस यहाँ में देखने को मिला था, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये युगांडा में। वही डेंगू वाले ही जो है ना मच्छर, वही वाला मच्छर है, एंडेस एजाइप्टी, उसी मच्छर से ये जीका वायरस भी होता है। युगांडा में सबसे पहले हुआ था, केरला में आया होगा, केरला के अंदर मेजरली केसेस केरला में ही आते हैं, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि केरला ही होगा 70-80%। जीका केरला ही है, हाँ। टाइफून लेन, ये आपको देखने को मिला कहाँ पे? जापान में। जो साइक्लोन होते हैं ना, साइक्लोन, अभी अभी कल परसों अभी नया एक और आने वाला है, अर्सा, अर्सा नाम से, असरा, असरा, साइक्लोन असरा है। ये 19 से असरा, असना, हाँ असना है, हाँ पाकिस्तान वाला ही तो है, हाँ। ASNA, असना है ना। 1976 के बाद में अरेबियन सी के अंदर सितंबर के महीने के अंदर, सितंबर के महीने के अंदर कोई साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो अभी गुजरात के अंदर बाढ़ आ रखी है, सितंबर के अंदर भी चांसेस है कि देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा बारिश। तो सितंबर में बारिश होगी, हमारे यहाँ पर भी होगी, सब जगह पे होगी। ठीक है, असना है इसका, असना, ASNA। 76 के बाद में अरेबियन सी में असना, तो ये नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो साइक्लोन होता है ना, जापान में उसको टाइफून कहते हैं, जापान में उसको टाइफून कहते हैं, अमेरिका में उसको हरिकेन कहते हैं। तो यहाँ पे जापान में आया एक टाइफून जिसका नाम है लैन, ये अगस्त महीने की बात है। ओके, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लोटस बनाया गया जिसमें 108 पत्तियां हैं, तो नाम दिया गया नमो 108, नमो 108। तो ये पेपर में पूछेंगे क्या है ये, तो ये क्या है? क्या है? फ्लावर है। ठीक है, लोटस है ये। और ये आइलैंड है एक, ने पार्लियामेंट में इसके बारे में जिक्र किया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया, है ना। कच्चा तीबू, तीदू, कच्चा तीदू, कच्चा तीबू। ये कच्चा तीबू क्या है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, हमारे टूटीकोरन के नीचे, रामेश्वरम के नीचे और श्रीलंका के बीच में। ये आइलैंड पहले ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया और श्रीलंका साथ में मिलकर काम चलाते थे, फिर ये इंडिया के कंट्रोल में आया। तो यहाँ पे हमेशा क्या मछुआरे इंडिया और श्रीलंका के दोनों के आ जाते थे और आपस में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट करे श्रीलंका के साथ। तो एक एग्रीमेंट के अंदर इसको उनको दे दिया था कि भाई हम तुम्हारा दूसरी तरीके से हम काम निकाल लेंगे, तुम ये ले लो, हमारा कोई काम का नहीं है। तो इस वजह से पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हुई। तो पेपर में पूछेंगे किन दो देशों के बीच में ये अगर आइलैंड है, तो ये इंडिया और श्रीलंका, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका, लिख लो इसको, लिख लिया। आगे नए कुछ अपॉइंटमेंट, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन बने? अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर।
यानी कि कोई भी साइंटिफिक एडवाइस चाहिए होगी तो इन्हीं से लेंगे वो। इस क्या नाम है? अजय कुमार सूद। ठीक है, कई बार बिन लिए बोल देते हैं तो समस्या हो जाती है ना। बारिश आ रही थी, रडार काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा प्लेन ऊपर से ले जाओ। तो इसके लिए एक साइंटिफिक एडवाइजर होना जरूरी है। हाँ, अगला, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में कंपटीशन, स्पर्धा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मान लो कोई सामान आता है 5,000 रुपए का, कल को कोई कंपनी आके बोलती है 500 रुपए में दे दूंगी मैं, तो नहीं कर सकते। कंपटीशन बनाना जरूरी है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है 500 रुपए में। समझ गए? तो एक बहुत पहले कंपनी आई थी डाटा विंड नाम की, 500 रुपए में स्मार्टफोन दे रही थी बहुत पहले, याद होगा किसी को? होगा 8-10 साल उस बात को। 500 रुपए में अखबार में ऐड आया कि मोबाइल फोन, तो अपने फ्रीडम फ्रीडम 500 या कुछ ऐसा, तो उस तरीके से सबने 500 रुपये जमा कर दिए। अब मोबाइल फोन आप बनाओगे ना, तब भी 2,000 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी, 500 रुपये कैसे बेच? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा ये देखता है कि हमेशा बनी रहनी चाहिए स्पर्धा। इसीलिए इसका जो चेयरमैन बनाया गया है, वो बनाया गया है रवनीत कौर को। ध्यान रखना, रवनीत कौर लिख लो, पेपर में आएगा, वैसे एक आधे सवाल आने के चांसेस है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रजभूषण सिंह, काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी बवाल हुए, वापस से इलेक्शन भी हुआ। कौन बना? संजय सिंह, उसी का पार्टनर। इसको नहीं हटाया, ये वापस से इलेक्शन के बाद बना है, इसीलिए इसको लिया मैंने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार। अडोबे के सीईओ दिनेश कुमार। बदलेंगे, शायद बदले नहीं अभी, बदल गए। एसबीआई के चेयरमैन, देखना एक बार। अपॉइंटमेंट तो आया है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट क्या होता है कि पहले अनाउंस करते हैं, होता बाद में। देख लो एक बार, चेंज तो हुए थे, अब उनकी ज्वाइनिंग आ गई क्या? शांतनु, शांतनु नारायण, अडोबे के सीईओ। ठीक है, अडोबे कंपनी मालूम है ना, काफी फेमस पुरानी कंपनी है, और ये बहुत पुराने टाइम से, आई थिंक शांतनु नारायण कोई 15 साल से सीईओ बने हुए हैं। ठीक है, काफी फेमस कंपनी है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी के कौन है? आर्मी के, ये तो एयरफोर्स के है विवेक राम चौधरी। आर्मी के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। और एक त्रिपाठी जी है, वो उसके है, नेवी के। ठीक है, द्विवेदी जी, त्रिपाठी जी और चौधरी जी, इस तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सरनेम सेम नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, द्विवेदी जी, त्रिपाठी जी और चौधरी जी, इस तरीके से तीनों नाम याद कर लेना। आर्मी चीफ, नेवी और अपने एयरफोर्स। अगला, ये एक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हॉकी की होती है, और ये किसने क्या 2023 के अंदर हुई थी? हॉकी, हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। ये हॉकी में भारत ने इसको जीती, 2023 की ट्रॉफी है। इसी प्रकार से एमसी पंत, ये नाम भी ध्यान रखना, एमसी पंत पे एक कमेटी बनाई गई है एनसीईआरटी को वापस से रिवाइज करने के लिए। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर वापस से काफी सारे बदलाव हो चुके हैं एनसीईआरटी में वैसे, है ना। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हटा दी है वैसे, तो अभी उसको वापस से रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके हेड बनाए गए पंत साहब को, है ना, एमसी पंत। एसबीआई पहले आईपीओ का टाइम था T+6, T+6, अब इसको रिड्यूस करके T+3 कर दिया है। लिस्टिंग का समय घटाकर 3 दिन कर दिया है एसबीआई ने, पहले 6 दिन लगते थे, अभी 3 दिन। ठीक है, T+3, तो ये 3 दिन आपको ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, खुद ही बनाया जा रहा है, इंडिजीनियस है माया ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट हम लोग बाहर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड ना रहे, हमारे आर्मी के लिए बना रहे हैं। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम याद रखना, आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। डेविड स्लिंग, डेविड स्लिंग जो ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये यूएसए ने
प्लस इजराइल ने बनाया है, और ये अभी इसको जो बेच रहे हैं ना, वो बेच रहे हैं एक इसको डेनमार्क को या फिनलैंड को, दो में से एक, डेनमार्क या फिनलैंड में से एक कंट्री है, दोनों लिख लेना, एक ही सवाल एक ही आएगा। इनको ये सेल कर रहे हैं। बनाई किसके द्वारा है? इजराइल और यूएसए ने मिलकर बनाई। डेविड स्लिंग काफी अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो कि माना जाता है। इजराइल वाले डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। हमारे वाले का क्या है? आकाश। और एक और रशिया से ले रहे हैं हम S-400। रशिया से जो ले रहे हैं वो है S-400। आर्मी इंजीनियर्स हम लोग खुद हमारा बना रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ओशन शील्ड, ये जो एक्सरसाइज है ये करवाई गई ओशन शील्ड नाटो के द्वारा प्लस यूक्रेन के द्वारा करी है। नाटो प्लस यूक्रेन, नाटो प्लस यूक्रेन। और इसी के बदले में एक और करी गई फैल्कॉन शील्ड, ये करी गई किसके द्वारा? यूएई प्लस चाइना। इंटरनेशनल एक्सरसाइज आती कम है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, गलती से आ जाए तो, वरना इंटरनेशनल आती नहीं। भारत के जिनके साथ में हुए हैं वही पेपर में पूछते हैं, वो हम लोग एक ही बार में कर लेंगे साथ। ओशन शील्ड हो गया नाटो प्लस यूक्रेन। यूक्रेन मेंबर है क्या नाटो? नाटो का मेंबर है क्या यूक्रेन? हाँ, अभी बना नहीं है। फिनलैंड विनलैंड बन चुके हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। लास्ट वाला आयरन डोम, ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल आती है ना इजराइल के ऊपर तो सारे की सारी रोक लेता है वो। 100 मिसाइलें एक साथ घेरता है ये हमास और ये लेबनान, सीरिया। रात को मिसाइलें मिसाइलें आती है, और ये जो आयरन डोम प्रोजेक्ट है ना, ये सबको ऊपर के ऊपर ही खत्म कर देता है, एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरती। सोचो रात को सो रहे हैं, ठीक है, लोग कितना, उनको सरकार के ऊपर कितना भरोसा है कि एक भी मिसाइल नीचे नहीं आएगी। सब सो रहे हैं रात को, और रात को मिसाइलें गिर रही हो ऊपर और बच रहे हैं। अगर हम नहीं मर रहे ना तो कहाँ मर रहे? इसराइल के लोग तो बहुत कम मरे हैं। हमारे यहाँ तो सबसे पहले तो मंत्री जी भागे बोला मिसाइल विसाइल का पता नहीं, गिरे रुकेगी नहीं रुकेगी, कितनी रुकेगी, निकल लो। ठीक है, ये फैल्कॉन शील्ड भी एक एक्सरसाइज है जो कि करी है यूएई और चाइना ने, दोनों देश का नाम लिख लेना। फैल्कॉन शील्ड जो है वो यूएई और चाइना इन दोनों ने मिलकर है जो कि लिखी तो करा है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है। ठीक है, ये हो गया आपके